बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने के पश्चात अब हम अपने लेसन्स में भारत के जो संघ कार्यपालिका है उसके दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस, एक अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, इस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को सहयोग और सहायता, सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। यह आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन्ड है। हमने अपनी चर्चाओं के अंदर शुरू से इस पे बहुत बल दिया है कि आर्टिकल 74 हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमारी संघ की कार्यपालिका कैसे काम करेगी, कैसे काम करती है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या स्वरूप है, यह निर्धारण इस आर्टिकल से होता है। जो हमारी संघ कार्यपालिका है उसमें मंत्रिमंडलात्मक शासन, कैबिनेट सिस्टम की पद्धति लागू है। अब ये कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलात्मक पद्धति क्या है, ये कैसे कार्य करती है, आइए आज हम इस बात पे गौर करते हैं। देखिए, हमारे जो कार्यपालिका है वह दोहरे प्रकार की है। दो कार्यकारी व्यक्ति हमारे देश के अंदर होते हैं। एक तो नाम मात्र का रश्मि प्रधान जो राष्ट्रपति है, और एक दूसरा वास्तविक जो जिसके पास वास्तव में शक्तियां मौजूद होती हैं। तो हमारे रश्मि प्रधान ध्वज मात्र का प्रमुख होता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, परंतु उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती। शासन की वास्तविक सत्ता एक मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति कार्यपालिका सत्ता का एक संवैधानिक प्रधान मात्र है तथा यथार्थ सत्ता का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सीखा और उसे अपने देश के अंदर बढ़ाया है। इसमें जो राष्ट्रपति हैं वे नाम मात्र के हैं, इनके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है। हमने जितनी भी शक्तियां अभी अपने पिछले अध्यायों के अंदर, अपने पिछले लेसन्स के अंदर हमने पढ़ी, वो सारी शक्तियां वास्तविक रूप से हमारे मंत्रिमंडल के पास होती हैं, जिनकी सलाह और सहायता से राष्ट्रपति अपने कार्य करते हैं। आर्टिकल 74 यह ब्रिटिश व्यवस्था है और यह राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मंत्रिमंडल प्रयोग करता है। यह दोहरी व्यवस्था हमारे देश में लागू है। इसका दूसरा लक्षण, मंत्रिमंडलात्मक जो शासन है, कैबिनेट सिस्टम है, उसका दूसरा लक्षण यह होता है कि यह राजनीतिक एकता होती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का समान दृष्टिकोण होता है। वे समान रूप से अपने राजनीतिक दल के कार्यक्रम और नीतियों का कार्य रूप देने का यत्न करते हैं। वे शासन में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो एक स्वर में बात करते हैं। एक स्वर से मतलब ये है कि कोई भी नीति देश की जो वो बनाते हैं वो उसको समर्थित करते हैं, वो उसको एक स्वर में लागू करते हैं। यह नहीं हो सकता
कि मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति कोई एक मत रखता हो और दूसरा व्यक्ति उससे विपरीत मत रखता हो। तो इसलिए राजनीतिक एकता मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का एक लक्षण है और इसके प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण उन्हीं की इच्छा से होता है। सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहने का अधिकार है। आपको याद होगा कि यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, या फिर जब तक संसद के अंदर उसके पास बहुमत है वह मंत्रिमंडल बना रहेगा सरकार में। और इसमें जितने भी मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री ही उनमें कार्य का विभाजन करता है। कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालेगा, कौन सा मंत्री क्या कार्य करेगा, कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आएगा, यह सब कार्य प्रधानमंत्री की मर्जी से होते हैं और वह किसी से कभी भी त्यागपत्र भी ले सकते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण आता है सामूहिक उत्तरदायित्व का। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल अपनी नीति के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किंतु कभी-कभी विभागीय मामलों में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता और संबंधित मंत्री को उत्तरदायी ठहराता है। सामान्यतः अपनी नीतियों और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वह सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, जिसका अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल आलोचकों को उत्तर देने के लिए तत्पर रहता है और चाहे किसी मंत्री की आलोचना की जा रही हो, उसके सहयोगी उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारे देश में जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है उसमें जो मंत्री नियुक्त किए हैं प्रधानमंत्री ने, वे सभी मंत्री एक स्वर में देश की नीतियां जो बनती हैं और जो कार्य वो कर रहे हैं, मंत्री परिषद के जो निर्णय ले रहे हैं, उसमें वो सभी बराबर रूप से सहभागी होते हैं। यदि कोई एक मंत्री अपने कार्य में विफल होता है या उसके ऊपर कोई दोषारोपण होता है तो वह दोष पूरे मंत्रिमंडल पे आता है और वे सभी मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में अगर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो वह किसी एक मंत्री के लिए नहीं आता है, वह पूरी सरकार के लिए आता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में या लोकसभा में पारित हो जाए, संसद यानी लोकसभा के अंदर ही बहुमत प्राप्त होता है यह मंत्रिमंडल, तो अगर लोकसभा के अंदर यह पारित हो जाए तो पूरी सरकार जाती है, कोई एक मंत्री नहीं जाता है। किसी एक मंत्री को हटाना हो तो प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा लेके हटा सकते हैं, उनको दोषी मान करके, बाकी सरकार को बचाने के लिए। लेकिन कभी अगर विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करा दें तो पूरी सरकार जाती है, एक मंत्री नहीं जाता है। और इसीलिए जब सरकार के ऊपर कोई आलोचना आती है, किसी भी मंत्री के ऊपर कोई, किसी भी मंत्रालय पे, किसी भी निर्णय पे, किसी भी नीति पे कोई आलोचना आती है तो पूरा मंत्रिमंडल उसको जवाब देने के लिए तत्पर रहता है। पूरे जोश से वो उनको बचाता है, मंत्रिमंडल को बचाता है और प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह जो उनका तरीका है, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में से माना जाता है। इसमें पूरा मंत्रिमंडल एक साथ आता है और अगर अविश्वास आएगा और सरकार हार जाए, लोकसभा में बहुमत को खो बैठे, तो पूरा मंत्रिमंडल ही चला जाता है। इस चीज को हम सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि से और नीतियों की दृष्टि से पूरा मंत्रिमंडल सभी निर्णय और नीतियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यदि पर्सनली कभी किसी मंत्री को उत्तरदायी मानता है तो प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा लेके उन्हें हटा भी सकते हैं। वह होता है कि किसी पूरे मंत्रिमंडल को बचाने के लिए किसी एक मंत्री का त्याग कर दिया आपने। लेकिन अगर अविश्वास आता है, लोकसभा में गंभीर संकट आता है, तो पूरा मंत्रिमंडल पे आता है एक साथ।
इसे हम सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है उसके अंदर गोपनीयता बनाई जाती है। मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों की गोपनीयता भी इस शासन प्रणाली की विशेषता है। भारत में गोपनीयता के इस सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 75 के अंतर्गत पद ग्रहण करने के पूर्व प्रत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। संवैधानिक दृष्टि से प्रत्येक मंत्री इस बात के लिए बाध्य होता है कि वह मंत्रिमंडल के किसी भेद को प्रकट नहीं करेगा। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता को एक साथ हमें समझना होगा। गोपनीयता का अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है, पहली बात तो यह, इससे पहले मैं बताऊं कि आर्टिकल 75 के तहत जब मंत्रिपरिषद बनती है तो मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाई, हर मंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कि वो भारत के संविधान को सर्वोच्च मानेगा और गोपनीयता रखेंगे। यह गोपनीयता मंत्रिमंडल की बैठक में वो दर्शाते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर केवल प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री और कोई उच्च अधिकारी जो प्रधानमंत्री या कैबिनेट सचिव अपने साथ लाएं, वह मौजूद रहते हैं केवल। और ये सभी लोग मंत्रिमंडल में अंदर क्या चर्चा की गई, इस चर्चा को कभी मंत्रिमंडल के बाहर नहीं बताते हैं। जो निर्णय लिया जाएगा सारी चर्चा के बाद, वह निर्णय सभी को, सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को स्वीकार्य होगा। मंत्रिमंडल की चर्चा के दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री अपने मत को अंदर बंद कमरे में व्यक्त कर सकता है, विरोध भी कर सकता है, उसमें सुझाव दे सकता है, उसको और अच्छा इंप्रूवमेंट बनाने के लिए कोई रास्ता दिखा सकता है। लेकिन सारी बहस, सारी चर्चा के पश्चात जब मंत्रिमंडल एक निर्णय पे पहुंच जाए और सारे विवाद, सारा डिबेट होने के पश्चात लास्ट में मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले लेते हैं या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निर्णय ले लेता है, तो जितने भी मत विभाजन है, जितना भी मतभेद हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। और जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर कोई भी मंत्री आता है तो वह उस बात को ही रखेगा जनता के समक्ष जो पूरे मंत्रिमंडल ने मानी हो। वह यह नहीं कह सकता है कि मेरा मत तो कोई और था और मंत्रिमंडल ने निर्णय ये ले लिया, मैं तो इस मंत्रिमंडल के निर्णय से नहीं मानता। अगर ऐसा कोई मंत्रिमंडल का सदस्य मानता है कि उसका मत अभी भी विरोध में है मंत्रिमंडल के निर्णय से, तो वो प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे सकता है या प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा मांग सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए जरूरी है कि मंत्री अपने पर्सनल मत को, अपने इंडिविजुअल जो उनकी ओपिनियन है, उसको सामूहिक ओपिनियन के तहत सम्मिलित कर लें और जो भी निर्णय मंत्रिमंडल का हो उसको सभी एक रूप होकर के माने। यही गोपनीयता का सिद्धांत रहता है कि मंत्रिमंडल की अंदर जितनी भी बहस या विवाद हुआ है वह अंदर ही रह जाता है, बंद कमरे के। मंत्रिमंडल जब किसी निर्णय पे पहुंच जाता है तो सभी मंत्री उसी निर्णय को पूरे एक रूप से मानते हैं और बाहर आके कभी ये चर्चा नहीं होती कि किस मंत्री ने क्या बात बोली थी, किस चीज का विरोध किया या क्या सुझाव दिया। यह बात हमेशा गोपनीय रहती है। तो यह गोपनीयता का सिद्धांत मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा लक्षण है। और आखिर में यह कि विधायिका तथा कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल विधायिका के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। मंत्रिमंडल के सदस्य दोनों जगहों से आ सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और मंत्रिमंडल की जवाबदेहिता का मूल्यांकन सदन मंत्रिमंडल से मंत्रियों के विभाग से संबंधित प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछकर कर सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत बजट को स्वीकार कर सकता है, अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है और मंत्रिमंडल निम्न सदन को भंग करवा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक पद्धति के अंतर्गत शासन की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक अभिन्न सूत्रों में संबंध होती है। तो विधायिका यानी हमारी लोकसभा और राज्यसभा और कार्यपालिका एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं।
जब तक बहुमत प्राप्त है, आर्टिकल 75 के अनुसार जब तक बहुमत प्राप्त है सदन में, तब तक मंत्रिमंडल चलेगा। आज की चर्चा के लिए इतना ही। धन्यवाद।